हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, मैं रिसेंटली चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को कंप्लीट किया है और अब उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनको हम सीख कर अपने जीवन में कहीं ना कहीं इनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टीज एंड स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उनकी डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग क्या है, उनका फीचर्स क्या है, इनमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टीज, स्पेसिमेन ऑफ पी नोट्स, प्रोमाइजरी नोट्स के बारे में कि जो प्रोमाइजरी नोट्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, स्पेसिमेन किस तरीके से इसका ड्राफ्ट किया जाता है। देर आफ्टर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पी नोट्स एंड आफ्टर दैट डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, डेज ऑफ ग्रेस क्या है, ठीक है। या फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या बिल एट साइट क्या होता है, बिल आफ्टर डेट क्या होता है, बिल आफ्टर साइट क्या होता है, देन हाउ वी कैन यूटिलाइज द बिल, जो बिल हम लिखते हैं इसमें उस बिल को हम किस किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। बिल को हम डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं, बिल को नेगोशिएशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल किया जा सकता है, थर्ड पार्टी को हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर रिटायरमेंट ए बिल बिफोर मैच्योरिटी से पहले किसी बिल को हम क्या कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग डिसऑनर एंड नोटिंग ऑफ ए बिल, यदि बिल कोई डिसऑनर हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बिल के डिसऑनर होने की एंट्री जो की जाती है वो क्या होगी, या उसके अगेंस्ट हम कोई मान लो कोई केस कर लेते हैं या कोर्ट में बिल को प्रस्तुत कर देते हैं नोट ऑन द डिसऑनरिंग ऑफ ए बिल, तो उस कंडीशन में नोटिंग चार्जेस क्या लगेंगे, कौन चार्ज करता है, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ जो बिल की ट्रांजेक्शन है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ बेसिकली करेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम आफ्टर द थ्योरी पार्ट स्टार्ट ही कर देंगे, इलस्ट्रेशन 1 ऑनवर्ड। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक बार ये समझ लेते हैं कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्या होता क्या है। अगर मैं आपसे बात करूँ बिल ऑफ एक्सचेंज को हम प्राचीन काल में चले जाएं, यानी थोड़ा सा पीछे चल पड़े, तो वहाँ पर इनको हम हुंडीज़ के नाम से जानते थे। हुंडीज़ बेसिकली क्या होती थी, एक प्रकार की चिट्ठी पत्र होता था जिसमें ये लिखा होता था कि हमने क्या ट्रांजैक्शन की है, क्या लेन देन किया है और उस लेन देन के बदले में ये पैसा हम किस तरीके से रीपेड करेंगे, इनके बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन द मॉडर्न टाइम्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। जो प्राचीन समय है, प्राचीन काल है, उसमें जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती थी वो काफ़ी सारी जो है ना किस बेस पे होती थी, उधार के बेस पे, ऑन क्रेडिट बेसिस। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स द परचेजर यूजुअली प्रोमाइजेज टू मेक पेमेंट्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। इन सच अ केस द सेलर वुड लाइक टू गेट अ रिटन अंडरस्टैंडिंग from or written undertaking from the buyer to get the payment after a fixed period। यानी कि जो यहाँ पर उधार में ट्रांजेक्शन्स होती थी, उन ट्रांजेक्शन्स के बदले में जो सेलर है वो बायर से क्या प्राप्त करता था, एक अंडरटेकिंग प्राप्त करता था एक फिक्स पीरियड के बाद कि वो इतने समय के बाद वो जो है पेमेंट इसकी करेगा। एज सच द सेलर प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट इन विच he puts in writing all the terms and conditions relating to the sale of goods, such as amount required to be paid, date of payment, place of payment and the like। और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उस बिल में वो लिखता था, बेसिकली उस अंडरटेकिंग में लिखी जाती थी। द बायर पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड देर आफ्टर जब जो वो हम लिखते थे, बेसिकली जो बिल लिखा जाता था उस बिल पर क्या करता था, बायर अपने सिग्नेचर रख देता था, सिग्नेचर कर देता था और उसको वापस लौटा देता था। इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट रिटर्न किया जाता था उस डॉक्यूमेंट को, उस अंडरटेकिंग को हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। एज सच बिल ऑफ एक्सचेंज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि क्रेडिट में खरीदने और बेचने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करता है। इन इंडिया दीज आर नोन एज हुंडीज। भारत में इनको हम हुंडीज के नाम से जानते थे। विच आर रिटन इन द इंडियन लैंग्वेजेस एंड हैव बीन इन यूज फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। यानी जब से मतलब हम लोग हमने जन्म लिया है उससे पहले से भी
यानी कि याद नहीं है कितना पुराना, मतलब बहुत पुराने से हम इनको किस नाम से जानते थे, हुंडीज़ के नाम से जानते थे। अपने बिजनेस में पढ़ा भी होगा +1 क्लास के अंदर, जिसमें कि भाई आपको बिजनेस स्टडी में एक चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो था एंशियंट टाइम में भारत के अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस के मीन कौन कौन से थे, उनमें एक मीन हुंडीज़ के नाम से था, जिनमें हम दर्शनहार हुंडी है ना, या फिर मालिकाना हुंडी, इस हुंडी इस प्रकार की बात, हुंडीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया होगा। इन वेस्टर्न कंट्रीज द नेम्स यूज फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पी नोट्स। अब अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, तो वहाँ पर इनको हम किस नाम से जानते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और पी नोट्स। द सेम नेम्स आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन इंडिया टू, और भारत में भी अब इस नाम से इसको हम क्या है जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। ऑल सच इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न बाय इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जितना भी जो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, पी नोट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऑल आर टू बी डिस्कस्ड, ऑल आर टू बी कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आइए चलते हैं 1881 के बाद क्या है। चलिए हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अगर हम 1881 के बारे में बात करें, इसके अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली है क्या। A bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अगर हम यहाँ इस पूरी डेफिनेशन को समझें तो ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसके आधार पर पूरे चैप्टर का मीनिंग हमें क्लियर हो जाएगा। एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट किसका, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का, जो कि किस में होता है, राइटिंग में होता है। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर को बियर करता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर होता है, और वो भी कैसा, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइंड बाय द मेकर। ये इसको बनाने वाला इस पर अपने साइन करता है, डायरेक्टिंग, ये दिशा निर्देश देते हुए कि टू पे, पेमेंट करने के लिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, उसे, और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, और किसी व्यक्ति के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को, और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास भी बिल है उसको पेमेंट करने का एक इसमें दिशा निर्देश जारी किया जाता है, उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। करैक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें पहली करैक्टरिस्टिक यही है, इट इज एन बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। ये राइटिंग में होना चाहिए, राइट। विदाउट राइटिंग अ बिल कैन नॉट बी अ बिल, तो उसको हम बिल नहीं कहेंगे, तो ये राइटिंग में होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग। सेकंड पॉइंट है, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर एंड नॉट अ रिक्वेस्ट। इसमें एक ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, किसकी, टू मेक द पेमेंट। भाई ऑर्डर होता है, ये अनकंडीशनल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है, जिसमें हम रिक्वेस्ट नहीं करते, ऑर्डर देते हैं कि भाई इस डेट को इतना पैसा जो आपको देना है वो आप पेड करेंगे। थर्ड वन, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। सम मनी, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ पैसा देंगे या जो ना विद इंटरेस्ट आपको जितना पैसा बनेगा उतना दे दूंगा ना, ऐसा नहीं। डेफिनेट अमाउंट होनी चाहिए, कितना पैसा आपसे पेड करेंगे। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। जिस तारीख को पेमेंट की जाएगी वो डेट भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल। जो ड्रॉवर होता है, बिल को बनाने वाला होता है, उसके इसके ऊपर क्या होना चाहिए, साइन होने चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर ड्रावी। जो इसको एक्सेप्ट करता है उसके इसके ऊपर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल इज पेएबल ईदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। जो अमाउंट होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन, उसका पेमेंट जो है या तो ऑन डिमांड, जब हम पैसा मांगेंगे उस बिल को देखने के बाद, यानी ड्रॉवर जब पैसा मांगता है तब, या जितने समय के लिए वो बिल लिखा गया है वो एक्सपायर होने के बाद पेमेंट की जाएगी। द अमाउंट इज पेएबल ईदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर। ये इसकी जो पेमेंट होती है या तो बीरर को या ड्रावर को या उसके आदेशानुसार किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने का इसमें क्या होता है कि ऑर्डर होता है, आदेश होता है। इट बियर्स स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट और इज ड्राफ्टेड ऑन ए स्टाम्प्ड पेपर ऑफ द कोर्ट। इसके ऊपर जो है क्या होती है, स्टैम्प्स गुदी हुई होती है, स्टैम्प्स हम इस पर लगाते हैं पार्टिकुलरली, या फिर
इसको जो लीगल कोर्ट के द्वारा जो स्टाम्प पेपर मिलता है उसके ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इट इज एन लीगल डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट है ये कि लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसका यूटिलाइजेशन हम बेसिकली पैसे ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करने के लिए करते हैं, और एक फिक्स पीरियड के बाद इसका पैसा हमें रिकवर हो जाता है। यदि नहीं मिलता तो वी कैन यूटिलाइज इट एज एविडेंस फॉर द क्रेडिट सेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, यानी कितनी पार्टीज होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में यदि बात करें तो यहाँ 3 पार्टीज होती हैं, एक तो ड्रोवर, दूसरा ड्रोवी या एक्सेप्टर, तीसरा पे, राइट। ड्रोवर कौन होता है? ही इज द सेलर और क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम समवन, ही राइट्स और ड्राज द बिल and is known as drawer. The bill of exchange is signed by the drawer of the bill of exchange. जो बिल हम ड्रॉ करते हैं, यानी ड्रॉवर जो ड्रॉ करता है उसके ऊपर अपने साइन करता है। तो बिल लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर बोलते हैं। वो क्रेडिटर होता है जो बिल लिखता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है ड्रावी और एक्सेप्टर, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। ही इज द परचेजर और द डेटर on whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill. He accepts to pay the amount by writing the word accepted or on the bill and then sign it. A bill is called a draft before it's accepted. आप इस बात को नोट करेंगे, जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक वो क्या बन जाता है, क्या बना रहता है? केवल एक ड्राफ्ट बना रहता है। जब ड्राफ्ट को जो ड्रोवी है वो एक्सेप्ट कर लेता है, देन ओनली इट विल कंसिडर्ड एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, वो एक बिल माना जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पे? पे का मतलब होता है द पर्सन टू होम वी विल मेक द पेमेंट। द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पे। द ड्रोवर हिमसेल्फ और a third party may be the payee of the bill. The drawer will be the payee of the bill if he retains the bill till the maturity date and receives the payment. The bank may also be the payee of the bill if bill is discounted from the bank. In case the bill is endorsed by the drawer to a third party, the third party is known as इंडोर्सी विल बी द पेई ऑफ द बिल। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो क्या बात की गई है कि पेई होता कौन है? पेई बेसिकली वो व्यक्ति होता है जिसको आपने पेमेंट करनी है। यदि ड्रोवर बिल को अपने पास रखता है विद फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और उसके बाद पेमेंट लेता है तो वो खुद पेई बन जाएगा। यदि उसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, यानी कि पैसा पहले ही बैंक से ले लिया है, तो अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो बैंक उस बिल का पैसा रिसीव करेगा तो बैंक पे ही बन जाएगा। यदि ड्रोवर ने उस बिल को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया है, अब वो बिल थर्ड पार्टी के पास है, इंडोर्सी के पास है, क्योंकि इंडोर्सी अब उस बिल का पैसा रिसीव करेगा तो वो क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। तो एज सच कि पेई कोई भी हो सकता है, ड्रोवर पेई हो सकता है या थर्ड पार्टी पेई हो सकता है या बैंक पेई हो सकता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, पेई जो है वो ड्रोवर नहीं हो सकता है। ड्रोवर पेई हो सकता है पर पेई ड्रोवर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एज सच द ड्रोवर हिमसेल्फ और द बैंक और द इंडोर्सी मे बी द बिल मे बी द पेई ऑफ द बिल। तो वो बिल के क्या माने जाएंगे? पेई माने जाएंगे। ये एग्जाम्पल समझते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, ऑन 1 जुलाई 2011 करुणा सागर ऑफ न्यू दिल्ली sells goods of the value of ₹5 lakh to the Prem Kishore of the Jaipur on credit. Now from this transaction it is very clear कि जो करुणा सागर है that is the seller, seller का मतलब होता है creditor, creditor का मतलब होता है drawer, right? और किसको बेच रहे हैं गुड्स? प्रेम सागर को। प्रेम सागर कौन है? बायर। बायर का मतलब होता है यहाँ पर एक्सेप्टर, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। कितने का सामान बेच रहे हैं? 5 लाख का, डेफिनेट अमाउंट का। द पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड आफ्टर 2 मंथ, जिसकी पेमेंट 2 महीने बाद की जाएगी। डेफिनेट पीरियड भी है हमारे पास। करुणा सागर ड्रोज अ बिल ऑन प्रेम किशोर हु एक्सेप्ट इट। करुणा सागर ने एक बिल लिखा प्रेम कुमार पर, जिसको कि उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न इट टू द करुणा सागर। इन सच अ बिल करुणा सागर विल बी कॉल्ड द ड्रोवर एंड प्रेम किशोर विल बी कॉल्ड द एक्सेप्टर और द ड्रोई ऑफ द बिल। द स्पेसिमेन फ्रॉम ऑफ द सेट बिल विल बी एज फॉलोज। तो जो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा, इसका अगर हम स्पेसिमेन देखें तो स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से बनेगा। आइए देखते हैं स्पेसिमेन फॉर्मेट पे किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज का हम स्पेसिमेन तैयार करते हैं, राइट। चलिए, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए बिल कहाँ लिखा गया है? न्यू दिल्ली में लिखा गया है। बिल कहाँ लिखा गया है? न्यू दिल्ली में लिखा गया है। 1 जुलाई 2011 को कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का, जो जिसके ऊपर हमने एक स्टाम्प लगानी है। 2 months आफ्टर द डेट और पे टू मी और माई ऑर्डर और द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। बिल तो यही है ना,
कि भाई जो बिल लिखने वाला वो क्या लिखेगा कि भाई मुझे या मेरे आदेशानुसार किसी व्यक्ति को इस बिल का पैसा पेड किया जाए, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए की वैल्यू का, राइट। उसमें एक्सेप्टेड जो है करने से पहले जो करुणा सागर है जो अपने साइन करके और अपना एड्रेस डाल के वो सेंड करेगा किसके पास, प्रेम किशोर के पास। प्रेम किशोर इस पर लिख देगा एक्सेप्टेड, वो अपने साइन कर देगा, अपना एड्रेस डाल देगा और बिल को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इस तरीके से जो बिल वापस आएगा तो दैट विल बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, BR। तो इस प्रकार से जो बिल आता है इसके साइन करने के बाद करुणा सागर के पास, तो इसके लिए तो वो बन जाता है BR। और जब ये इनके पास उस बिल को भेजता है तो इसके लिए बन जाता है वो बिल्स पेएबल, राइट। बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल। तो ये दो पार्टिकुलरली नेम हम इन बिल को देंगे जिनके हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इन अबव illustration mentioned bill Karuna Sagar is drawer as well as payee of the bill. If suppose Karuna Sagar endorses this bill to Uma Shankar, then Uma Shankar will become the payee. तो उमा शंकर क्या बन जाएंगे, उसमें पेई बन जाएंगे, राइट। चलिए इसका एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद अपनी क्लास को करते हैं खत्म। आज की क्लास के लिए केवल इतना ही रखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैं बात करूं तो मैं बेसिक पॉइंट इसके डिस्कस कर रहा हूं, आपको इसको डिटेल से एक बार अपनी बुक से रीड आउट करना है। सबसे पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का यूटिलाइजेशन है वो किस लिए करते हैं, गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए, किस पर, उधार पर बेचने के लिए, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाता है इसलिए इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक वगैरह से या किसी फाइनेंशियल कंपनी से इसको क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं, जल्दी पैसा ले सकते हैं और बाद में जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी उस व्यक्ति से उसका पैसा रिसीव कर लेगी। चौथा, हमने पढ़ा कि भाई इसको इंडोर्समेंट भी पॉसिबल है, कि थर्ड पार्टी को दिया आपको इसे ट्रांसफर करना है तो यू कैन ईजिली ट्रांसफर इट। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर, जब आप बिल लिख देते हैं तो बिल लिखने के बाद आपको बार बार रिमाइंडर नहीं सेंड करने पड़ते। क्या नहीं करने पड़ते, बार बार रिमाइंडर नहीं सेंड करने पड़ते। तो ये रिलीफ फ्रॉम रिमाइंडर भी देता है, सेंडर को बार बार ये भेजने के लिए भी आपने अपना बिल का पैसा पेड करना है, इस तरीके का रिमाइंडर नहीं डालना पड़ता। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशंस। भाई कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, कब तक कैश आएगा, हमारे पास कितना अवेलेबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा कितने समय के बाद आएगा, तो उस पीरियड तक हमें कैश की क्या अवेलेबिलिटी रखनी है, इस सब के बारे में हमें जो है ना हेल्प करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ताकि कन्वीनियंटली हम क्या कर सकें, प्लानिंग कर सकें कैश कितना होना चाहिए हमारे पास। फिर है नेक्स्ट, कन्वीनियंट मीन्स ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट। ये फॉरेन पेमेंट के लिए भी जो है प्रॉपरली एक बढ़िया सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है फॉरेन की पेमेंट करने के लिए भी। सेविंग मनी इन सर्कुलेशन, देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन का जो मेथड है उसके थ्रू पैसे का क्या किया जा सकता है, सेविंग किया जा सकता है। सर्कुलेशन से मैं एक एग्जांपल की बात लूँ तो देखिए, जैसे मान लीजिए ए ने गुड्स बेची बी को और बी ने गुड्स बेची सी को और सी ने गुड्स बेची डी को। तो ए ने बी को बेची, बी ने सी को, सी ने डी को और डी ने वापस गुड्स इसको बेच दी, ए को बेच दी। तो इस तरीके से जब ए ने गुड्स बेची बी को तो ए ने बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया, इसने इसको बिल दे दिया। फिर इसने वो बिल इसको एंडोर्स कर दिया डी को, डी ने वो बिल सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने वो बिल बी को एंडोर्स कर दिया, यानी बी से वो बिल गया था और बी के पास ही पहुंच गया। तो इससे सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, मतलब उसमें सेविंग होती है, हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना था और करेंसी का टीयर वीयर भी बच जाता है, टूट फूट यानी खराब होने से भी बच जाती है। कन्वीनियंस ऑफ फॉर द परचेजर, यानी जो खरीदने वाला होता है ना उसके लिए भी सुविधा होती है, वो भी आसानी से गुड्स क्या कर सकता है, खरीद सकता है, राइट। तो ये सब था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जिसके हमने डेफिनेशन, मीनिंग, पार्टीज, एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा और इसका स्पेसिमेन फॉर्मेट भी देखा। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्लोजली रिजेंबल्स अनदर डॉक्यूमेंट कॉल्ड पी नोट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पी नोट की तरह दिखाई देता है, प्रोमाइजरी नोट की तरह दिखाई देता है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द पी नोट्स, फीचर्स, डेफिनेशन, specimen format, and we will also discuss a difference between bill of exchange and promissory. Bye bye, take care, have a good day.